सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 12 ऑफ जीके पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो भाई, तो एज़ प्रॉमिस्ड जैसे मैंने बोला था रोज़ 1 मिनट कम होगा, तो आज मैं जो है 10:05 पे आया और कल 10:04 पे। ठीक है, अनटिल विल कम टू शार्प 10 AM। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12 एंड हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताता है? वॉट डज इट मीन दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो भी उसने कोई जजमेंट पास किया है उसको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जिसको कि कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, नहीं तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डील किया जाएगा। जो लोअर कोर्ट हैं उनको एज अ रेफरेंस यूज़ करना है। जब भी कोई जजमेंट देना है लोअर कोर्ट्स को तो उसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया जाएगा। एंड फर्दर ऐसा नहीं लोअर कोर्ट ही यूज़ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी यूज़ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसने केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोला है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी, मतलब फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उस चीज़ को एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ, एज अ हम बोल सकते हैं कि एविडेंस यूज़ किया जाएगा फर्दर जो भी केसेस होंगे उसमें। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब। अब यहाँ पे हम लोग आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 के बीच में है। सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट एज दी हाइएस्ट कोर्ट। ठीक है, पहले हमारी फेडरल कोर्ट होती थी जो कि 1937 में स्टैब्लिश हुई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसकी जो पहली सीटिंग है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था उसके 2 दिन बाद। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड कॉम्पोजिशन की बात करें तो 1+33 का करंट कॉम्पोजिशन है, जहाँ पे एक CJI + 33 अदर जजेस होते हैं। अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 124 की अगर बात करें, जो सबसे पहला आर्टिकल है, तो जैसे कि सारे हमारे जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट के आर्टिकल 52 से लेके 62 तक के बीच में, तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 153 से 162 तक गवर्नर है, तो 153 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट। तो वैसे ही देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और एक ही है अभी तक तो। ठीक है, और एक ही होगा, ऐसा तो है ना। हाँ, उसकी सीट हो सकती है डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन ऑब्वियस ही बात है होगा तो एक ही। ठीक है, आर्टिकल 125 में क्या लिखा हुआ है? इसमें सैलरीज लिखी हुई हैं जजेस की। देखो 124 में ऐसा मत समझना कि सिर्फ यही लिखा हुआ देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं, बहुत सारे और भी क्लॉजेज हैं जो अभी यहाँ पे हम डील नहीं कर रहे हैं। वो हम जब कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एज वगैरह इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एज, ओथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आर्टिकल 124 बहुत बड़ा है। जो हम लोगों ने FRB में देखा तो ये चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, और यहाँ पे भी देखेंगे, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने FRB नहीं किया तो। सैलरीज ऑफ जजेस यहाँ पे दिया हुआ है कि जजेस को सैलरी कितनी मिलेगी, और सैलरी ज़रा बताइए किस पर्टिकुलर शेड्यूल से निकलती है। आर्टिकल 126 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 126, तो दैट टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है। 127 किसकी बात करता है? दैट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। एड हॉक का मतलब होता है टेम्पररी, कहीं पे भी एड हॉक आप देखेंगे उसका मतलब टेम्परेरी होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दी हुई आर्टिकल 127 में।
देन 120 यहाँ पे क्या पूछा आपसे, सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 128, आपको जानने की जरूरत नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा, आर्टिकल 129। मैंने आपको समझा दिया इसका मतलब क्या होता है। आगे बढ़ें अगर, जैसे आर्टिकल 130 में क्या है, तो आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये क्या है, मतलब एक्टिंग सीजेआई और एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि अगर सीजेआई अभी जैसे करंट में डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो रिज़ाइन दे दिया, अगर उनको हटा दिया गया, उनकी डेथ हो गई ऐसे मान लो किसी भी सीजीआई की, तो उस समय टेम्प्रेरी तौर पे एक सीजीआई को किसी को सीजीआई बना दिया जाएगा टेम्प्रेरी तौर पे, तो उसको हम एक्टिंग सीजीआई बोलते हैं। एडहॉक जजेस का मतलब होता है वो भी टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन ये जजेस की बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोरम फुलफिल नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कोरम ऑफ जजेस का मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट प्रोसीडिंग हो सके, कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सके। ऐसे पार्लियामेंट भी कोरम होता है आर्टिकल 101 क्लॉज 2 के तहत, कि वहाँ पे कोरम कितनी होती है, गढ़पूर्ति कितनी होती है 10% या फिर 1/10, कि भाई अगर 1/10 मेंबर नहीं रहेंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। उस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, वो सेशन को हाउस को एडजर्न कर देता है। उसी तरह से ही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोरम फुलफिल नहीं हो रहा जजेस का, तो सीजेआई जो है वो प्रेसिडेंट से पूछ के कुछ जजेस को हाई कोर्ट से बुला लेगा टेम्प्रेरी तौर पे, ठीक है, और वो वही होने चाहिए हु शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उनकी क्वालिफिकेशन ये उतनी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह सब 124 में लिखा हुआ है, हम आगे डील करेंगे उसको, ठीक है। 130 में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में ही है कि नहीं, और तो कहीं है नहीं, लेकिन इसकी सीट या फिर जिसको हम बेंच बोलते हैं उसको कहीं पे और भी बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं साउथ इंडिया वाले हैं, उनको भी यहीं पे दिल्ली में आना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट वाले उनको भी, तो हम हो सकता है कि मद्रास में एक बना दें, हो सकता है एक असम के गुवाहाटी में एक इस तरह से एक सीट बना दें सुप्रीम कोर्ट की। तो ये जो कर सकता है वो सीजेआई कर सकता है। इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिल्ली इज़ अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट अगर किसी और जगह को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करना है, मतलब दिल्ली के अलावा, तो वो काम सीजेआई कर सकता है प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से पूछ के। इतनी चीज़ क्लियर। और 131 में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं, अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की, यानी मूल क्षेत्राधिकार की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। आपको ऐसा वे ऑफ अपील जानने की ज़रूरत नहीं कि जैसे मान लो कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट जाना है, फिर नहीं। ओरिजिनल का मतलब ये होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही कोर्ट इस मैटर से डील करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सक्लूसिव भी है नेचर में। क्या डील करता है ये? और आर्टिकल 131 लड़ाइयों को डील करता है। किनके बीच की लड़ाइयाँ? तो जैसे सेंटर है, केंद्र सरकार है, किसी राज्य सरकार से लड़ गई, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे एनआरसी के मामले में क्या हुआ था, कई सारे स्टेट थे, उन्होंने एनआरसी को लेके चले गए थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सेंटर व स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया। तो ये सारे लड़ाइयाँ जो है सुप्रीम कोर्ट डील करता है आर्टिकल 131 के तहत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और चलो थोड़ा सा चलो अभी तक यहीं तक रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स वॉज स्टैब्लिश्ड बाई मोहम्मद बिन तुगलक? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी हम यहाँ पे नहीं देखने वाले, हम डिफरेंट यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइजेस्ट फूल क्यों बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स देखेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने डेवलप किया था दीवाने कोही, जो कि होता है आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। बाकी अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें जैसे दीवाने इंशा, दीवाने अर्ज एंड दीवाने रियासत, इनकी भी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सबका सही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दीवाने इंशा ये है डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस। रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है शाही पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। शाही जो पत्राचार है, इधर से उधर ले जाने का काम, रखने का काम, ये सब दीवाने इंशा का होता था। दीवाने अर्ज की बात करें, ये होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसको सेटअप किया था बलबन, जिसके बारे में हम लोगों ने कल सारी चीज़ें पढ़ी थी कि ये पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड लेके आया था। इसका टाइम पीरियड 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। सिजदा पैबोश शुरू किया था इसने, प्लस चहलगानी सिस्टम ख़त्म कर दिया था,
पारसी फेस्टिवल को इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारे इसके काम थे, तो इसी ने मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान रियासत की बात करें, इट वॉज टू रेगुलेट दी मार्केट प्राइसेस। टू रेगुलेट मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवान रियासत। अब क्या मुझे आप बता सकते हैं कि किसने सेटअप किया होगा? कौन सा एक रूलर है मिडिवल इंडिया का कि उसका नाम तुरंत याद आना चाहिए जैसे ही मार्केट प्राइस और मार्केट कंट्रोल इस तरह से कुछ नाम आए तो? दीवाने रियासत होता है, इसी तरह से दीवाने रिसालत होता है। रिसालत होता है डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। या तो आर आर याद कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे रियासत और रिसालत अगर दोनों ऑप्शन में आ गए, ठीक है। तो कुछ भी याद कर लो, मतलब अब जैसे मैंने कैसे याद रखा था कि जो मेरे बाबा के पापा का नाम है वो रिसाल था, ठीक है। तो ऐसे मैंने कुछ रिलेट कर लिया अपने से, ठीक है, कि भाई वो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करते थे। या फिर आप आर आर याद कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे रियासत और रिसालत में तो, ठीक है। जो धार्मिक मामले हैं उनका डिपार्टमेंट था दीवाने रिसालत, ठीक है। और कौन सा बचा? और कौन सा बचा? और ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो दीवाने इंशा है ना, रॉयल, ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस वाला, इसको हेड कौन करता था अगर कभी पूछ ले? ये तो डिपार्टमेंट है। ऑफिसर कौन होता था जो इसको हेड करता था? दाबीर खास, ठीक है, दाबीर खास इसको हेड करता था। रिसालत हो गया। एक और है, हाँ, दीवाने मुस्त खराज, ठीक है, मुस्त खराज। ये होता था डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। एरियर आप समझते हैं ना, जो भी वेतन से संबंधित होता है उसको हम एरियर बोलते हैं। और एक है दीवाने वजारत, ये सब में दीवाने लगा लीजिएगा आगे, ठीक है, दीवाने वजारत। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। और ये क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये जो मेन रूलर होता था उसके बाद सेकेंड नंबर पे पोजीशन आती थी ये वाली वजारत वाली, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर। और इसको सेटअप कौन करेगा? मार्केट प्राइस से हमें पता है एक ही रूलर है, एंड दैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि बहुत अच्छे अच्छे मार्केट रिफॉर्म्स लाए थे। और इसके लिए इसने, हमने देखा था कि शहनाई मंडी अपॉइंट किया था, इसने मुनैयाज अपॉइंट किए थे जो सीक्रेट स्पाइस होते थे। क्लॉथ मार्केट सराय आदल डेवलप करी थी। 3 तरह के इसने टैक्स लगाए थे। और अलाई दरवाज़ा, इसमें जो है अलाई दरवाज़ा भी बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो इज यूज्ड व्हेन प्रेसिडेंट कीप्स द बिल फॉर एन अनडेफिनिट टाइम पीरियड? बताइए। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो इज यूज्ड व्हेन प्रेसिडेंट कीप्स द बिल फॉर एन अनडेफिनिट टाइम पीरियड? अब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। वो पार्लियामेंट का पार्ट क्यों होता है? एक सेकंड रुकिएगा जरा। चलिए, तो वो पार्लियामेंट का पार्ट क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बिल प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता है, इसलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब आर्टिकल नंबर 107 बात करता है ऑर्डिनरी बिल की, साधारण विधेयक की। ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा और राज्यसभा के पास बिल्कुल इक्वल पावर होती है, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं। आर्टिकल 107, ठीक है। अब इसका किस तरह से प्रोसेसिंग होता है वो पहले समझ लेते हैं। लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी ये बिल आ सकता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये भी 2 तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं पब्लिक बिल और एक को बोलते हैं हम प्राइवेट मेंबर बिल। एक को बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। ये किस बेसिस पे बोलते हैं? इस बेसिस पे बोलते हैं अगर कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है उस बिल को तो वो पब्लिक बिल होगा, और अदर दैन मिनिस्टर अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल होगा। अदर दैन मिनिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा होगा कि मतलब ये है कि ये कोई सरकार का, जैसे मान लो अभी एनडीए गवर्नमेंट है तो अगर वो इंट्रोड्यूस करेगी तो पब्लिक बिल, और अगर मान लेते हैं कांग्रेस और ये जो इंडिया गठबंधन है वो अगर करेगा तो प्राइवेट बिल। ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे एनडीए गवर्नमेंट में हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है,
मिनिस्टर भी डिफरेंट तरह के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, डिप्टी ये मिनिस्टर्स होते हैं। तो वैसे तो डिप्टी मिनिस्टर इंडिया में उतने ये कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। तो ये अगर इन तीनों में से कोई भी आपको मिनिस्टरशिप नहीं मिली हुई है, ठीक है, तो भी आप प्राइवेट मेंबर ही कहलाएंगे। यानी प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होता है जो मिनिस्टर नहीं होता है। तो अगर वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। थोड़े से कुछ चेंजेस वो होते हैं, जैसे कि इसमें एक हफ्ते पहले इन्फॉर्म करना होता है और इसमें 1 महीने पहले इन्फॉर्म करना होता है अगर ये लाना होता है। तो बस वो थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। खैर, लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों के पास इक्वल पावर्स होती हैं। लोकसभा राज्यसभा को देगा, अगर उसने दे दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। मान लेते हैं लोकसभा ने राज्यसभा को दिया, ठीक है, यही सेम चीज़ वाइस वर्सा भी ट्रू होगी उल्टे केस में कि राज्यसभा ने लोकसभा को दे दिया, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा को दिया और राज्यसभा ने मना कर दिया कि हम पास नहीं करेंगे, या फिर 6 महीने तक 6 मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या फिर कुछ ऐसे अमेंडमेंट प्रपोज किए जो लोकसभा को मंजूर नहीं है। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट एक जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा, दोनों लोग आ जाओ, मिल लो और मिल के बैठ के इसको बिल को पास कर दो। ये अंडर आर्टिकल 108 करता है। कमेंट में आप बताएंगे ये जो प्रोविजन है जॉइंट सिटिंग का, ये किस पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसको बुलाता कौन है? समन कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रिसाइड कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। वो नहीं होगा तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और अगर वो नहीं होगा तो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करेगा, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों ऐसा है। क्लियर? अब ये तो है कि ठीक है, इन लोगों के बीच में मतभेद था तो प्रेसिडेंट ने बोला कि जॉइंट सिटिंग कर लो। जॉइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से ली है और जॉइंट सिटिंग हुई है आज तक 3 बार। एक तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो ऐप बिल था उसको पास करने के लिए, एक बैंकिंग सर्विसेज कमीशन था, और एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल था। तो ऐसे याद कर लो, एक टेररिस्ट था जिसने डाउरी ली थी, मतलब बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी इसलिए। तो पोटा, बैंकिंग, डाउरी 3 बार आज तक जॉइंट सिटिंग बैठी है इन बिल को पास करने के लिए। ये तो हो गया कि इन दोनों के बीच मतभेद है। अगर प्रेसिडेंट ही मना कर दें, प्रेसिडेंट ही मुंह फेर लें तो प्रेसिडेंट अगर सीधे सीधे मना कर दें, जैसे कि तुम्हारे पास मान लो कि तुम को जैसे होता है ना कि जैसे तुम्हारी फ़ोटो भेजी गई है ना लड़की वालों को, लड़की वालों ने बोला है हटो मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। यानी कि प्रेसिडेंट अगर बिल पे एसेंट देने से सीधा सीधा मुकर जाए, मना कर दे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। ठीक, और अगर बिल को रिटर्न कर दे प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसने मना कर दिया, ही रेफ्यूज्ड टू गिव एसेंट, ठीक है, टू गिव एसेंट टू बिल। इसको हिंदी में बोलेंगे हम अत्यंतिक वीटो, इसको सस्पेंसिव वीटो को बोलेंगे निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है, वापस भेज दिया। पॉकेट वीटो में क्या है कि रख के बैठे हुए, इसमें क्या है ना, इसमें उसने तुरंत मना कर दिया। सस्पेंसिव वीटो में क्या है, लड़की वालों ने बोला देखेंगे, मतलब इसको फिर से ज़रा देखो, ठीक है, मतलब उतना ठीक नहीं लगा हमें, ठीक है। पॉकेट वीटो में क्या है, पॉकेट वीटो में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, यानी कि एक तरह से ना ही होती है ना पॉकेट वीटो। तो नो रिस्पॉन्स यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फॉर एन अनडेफिनेट टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। अब ये भी हम बोलते हैं कि इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसकी पॉकेट बहुत डीप होती है एज़ कम्पेयर टू यूएस के प्रेसिडेंट से। इसका मतलब ये होता है, यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उस पर एक टाइम लिमिट होती है कि आपको इतने टाइम लिमिट में रिस्पॉन्ड करना ही होगा एक बिल पे, लेकिन ऐसी लिमिट प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट पे अभी तक नहीं है। क्वालिफाइड जो वीटो होता है, जो विशेषित वीटो बोलते हैं, ये भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास होता है। ये 3 हमारे वीटो पावर होते हैं। देखो, प्रेसिडेंट अगर एसेंट दे रहा है, सहमति दे रहा है, ठप्पा लगा रहा है, जो कि यूजुअली वो दे देता है, तो वो एक पॉजिटिव पावर है। वीटो इज़ अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, जो कि 3 तरह की हो सकती है। अगर सीधा सीधा मना कर दिया, जैसे मान लो कि लड़के वालों ने कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो। मतलब रिटर्न कर दिया कि भाई थोड़ा सा देख लो, मांग और थोड़ी सी है ना हमारी ज़्यादा है, ठीक है, तो रिटर्न कर देना, सस्पेंसिव वीटो। और पॉकेट का मतलब है कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। अब यहाँ भी पूरी कहानी ख़त्म नहीं होती है। एक्चुअल में जो सारा वीटो वीटो पावर है ना, ये आर्टिकल नंबर 111 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 111। और 107 और 8 और 111 के बीच में 2 और आर्टिकल है, 9 और 10। ये किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 109 और 110 ये बात करते हैं मनी बिल की, धन विधेयक की। ये किसकी बात करते हैं? मनी बिल।
109 आपका पूरा बताता है कि क्या किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा एक मनी बिल को पास करने के लिए। 107 में ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर है और 109 में मनी बिल का प्रोसीजर है। तो मनी बिल को जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ओनली इन लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होते हैं। पावर ये होते हैं कि राज्यसभा के पास 14 दिन की मोहलत होती है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कर लो, नहीं मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने पास किया था वैसे ही पास हो गया। और इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है कि अगर मान लो राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए, पहली बात तो राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता है मनी बिल में, धन विधेयक में। वो सिर्फ अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकता है, लोकसभा से बोल सकता है कि प्लीज़ ये अमेंडमेंट्स कर लीजिए। वो लोकसभा पे डिपेंड करता है वो करे या ना करे। मनी बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है। यही कारण है कि क्यों मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेस दी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो नॉट इन केस ऑफ मनी बिल। अगर वो मनी बिल है तो उस केस में प्रेसिडेंट उस बिल को वापस नहीं लौटा सकता है, क्योंकि उसी से ही पूछ के लाया गया था उस बिल को। और मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है? हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल? ये लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर इतनी चीज़? अब ये चीज़ मनी बिल वाला मैंने इसीलिए बताया क्योंकि, और ये सारा वीटो एसेंट वगैरह 111 में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, यही नहीं अभी और सुनिए। क्या सुनिए? कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, संवैधानिक संशोधन जो विधेयक होता है, जो किस आर्टिकल के तहत इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है वो आप कमेंट बताएंगे, किस आर्टिकल और कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें तो नो वीटो, मतलब सस्पेंसिव छोड़ दो, एब्सोल्यूट भी नहीं है, पॉकेट भी नहीं है, कोई वीटो नहीं। यानी प्रेसिडेंट शुड गिव एसेंट, मस्ट गिव एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इस चीज़ को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कि राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यह है पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड आर्टिकल नंबर 368, जिसके तहत कितने तरह के अमेंडमेंट्स आते हैं जरा बताइए? 1 2 3 4 कितने? और कहाँ से लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? पल्लव की राजधानी क्या थी? रामेश्वरम, हम्पी, ओरुगल्लू या फिर कांचीपुरम? तो पल्लव्स के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? फाउंडर पढ़े हैं और इसके डिफरेंट टेम्पल्स पढ़े हैं। ये आपको कमेंट में बताना है। कैपिटल इनकी कांची या फिर कांचीपुरम थी। फाउंडर कौन थे? सिम्हा विष्णु। टेम्पल्स कौन कौन से पढ़े थे? एक तो कांचीपुरम में ये कैलाशनाथ टेम्पल, इसको कि किसने बनवाया था? कैलाशनाथ टेम्पल। और एक है हमारे शोर टेम्पल्स इन महाबलीपुरम, जो कि सारे शिव भगवान के मंदिर हैं, शैवाइट टेम्पल हैं। तो कैलाशनाथ टेम्पल ये दोनों अगर हम बात करें बनवाए नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने, फर्स्ट ने नहीं। फर्स्ट ने क्या किया था? फर्स्ट के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने वातापी कोंडा का टाइटल लिया था, किसको हरा के? ये बताइए। आर्टिकल 368 में 2 तरह के अमेंडमेंट आते हैं, और वातापी कोंडा का टाइटल लिया था पुलाकेसिन II को हरा के। पुलाकेसिन II ने किसको हरा के दक्षिण पथेश्वर का टाइटल लिया था? हर्षवर्धन को हरा के। पुलाकेसिन II से रिलेटेड है होल पिलर इंस्क्रिप्शन, जो उनके कोर्ट पोएट रविकृति ने उनके लिए कंपोज किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Who is best known for his testimony on climate change to congressional committees in the 1980s, which helped raise wider awareness of the global warming issue? Global warming मतलब कि जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो जब बढ़ जाता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और क्यों टेम्परेचर बढ़ता है जरा वो भी समझ लो कॉन्सेप्ट। तो ये हैं वो, अगर आप पहचान पाएँ तो पहचानिए, देखिए पहचान सकते हैं आप इनको। तब तक मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये मान लेते हैं हमारी अर्थ सरफेस है। मैंने आपको बताया था कि जो इंसोलेशन होता है, दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, ये किसके फॉर्म में होता है? ये शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्मेट में होता है। शॉर्ट वेव, जो भी हमारी एटमॉस्फेयर में मोस्ट ऑफ द गैसेज होती हैं, ये शॉर्ट वेव के लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं, मतलब वो आर पार चला जाता है इंसोलेशन। जब ये टकरा के, देखो जब टकराया ना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्ट होता है। अब कितना रिफ्लेक्ट होगा वो अल्बीडो बताएगा। अल्बीडो, अल्बीडो क्या होता है कि कितना वो पर्टिकुलर सरफेस कितना इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको अल्बीडो बोलते हैं। हाईएस्ट अल्बीडो जो होता है वो होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो का। फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, जो एकदम बर्फ़ होती है, ग्लेशियर, सबसे भयंकर उसका अल्बीडो होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। तभी लद्दाख वगैरह में आप जाएंगे तो आपको सनग्लासेस पहनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ है और वहाँ पे इंसोलेशन काफ़ी तगड़ा पड़ता है, तो बहुत भयंकर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
और ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। तो ये जो गैसेस हैं ये कुछ इस तरह से बिहेव करती हैं कि आई तो तुम हम अपनी मर्ज़ी से थी, जाओगे हमारी मर्ज़ी से। कैसे? क्योंकि जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पोटेंशियल, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बहुत भयंकर, ये मतलब एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। CO2, इसको किस गैस के नाम से जानते हैं ज़रा बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। जो हमारे वाटर वेपर होते हैं, मीथेन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये वो गैसेज हैं जो भयंकर तरह से इंसोलेशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीट होता है। हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो तो इंसोलेशन की वजह से हीट हो रही है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से हीट हो रहा है? इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से जो लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में है। और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है, और इसीलिए ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, थोड़ा बच गया यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, इसीलिए ऊपर जाने में ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में, जिसको कि हम रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से जानते हैं। ट्रोपोस का मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है, जहाँ पे ज़्यादातर हमारे जो वेदर फिनोमिना होते हैं, मौसमी घटनाएं, वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। ज़रा बताइए कि ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस पोल्स में, ध्रुवों पे कितनी होती है? तो ये इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस। इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, नहीं होती है ये कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बेकार चीज़ होती है। नहीं, अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो हम रह ही नहीं पाएंगे, पूरा आइस एज हो जाएगा, ऐसे समझ लो, मतलब पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गर्मी है एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम लोग हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब जो हम जैसे कि गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे जो पोल्यूशन कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो हमारे CO2 N2 ये सब हैं बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर हमारा हीटअप हो रहा है। तो ये जो है इनका नाम है जेम्स हैंसन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असीलोमेट। असीलोमेट का एक उदाहरण कौन सा है? मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा या फिर प्लैटिहेलमिंथिस। अब यहाँ पे सभी लोग आराम से जरा पहले तो डीप ब्रीथ लो। ठीक है, अब समझ में आएगा कि क्यों डीप ब्रीथ लेने को बोला। इस पर जरा अच्छे से फोकस बना लेना। ठीक, असीलोमेट क्या होता है? होता यह है कि जब हमारे एनिमल्स होते हैं, जब उनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तब उनके बॉडी में 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं। अंदर वाली एंडोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म, और सर बीच वाली मीजोडर्म। अच्छा, तो जिनमें तीनों होती हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लो, यानी 3, और ब्लास्टिक, यानी कि 3 जो हैं उनके में क्या है? जर्मिनल लेयर्स हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब वो भ्रूण से डेवलप हो रहे थे, हम लोग भी, ह्यूमंस भी ऐसे डेवलप होते हैं ना, एम्ब्रियो होते हैं पहले हम लोग, है ना, हम लोग उसमें पढ़ेंगे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन में। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनमें क्या होता है, ये मीजोडर्म का जो बाहर वाला लेयर है वो एक्टोडर्म के साथ चिपक जाएगा, और अंदर वाला लेयर जो है एंडोडर्म के साथ चिपक जाएगा। और जब चिपक जाएगा तो यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो जाएगी, खाली खाली क्रिएट हो जाएगा। ये खाली खाली को ही बोलते हैं सीलॉम, यानी कि इनमें क्या होगा? इनमें ये होगा कि इनमें सिर्फ 2 लेयर होंगी। तो जिनमें 2 लेयर होती हैं उनको हम बोलते हैं डाइप्लोब्लास्टिक। जिनमें सिर्फ क्या होती है? अंदर वाली लेयर एंडोडर्म और बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म। मीजोडर्म इज मिसिंग इन डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? तीनों लेयर्स होती हैं। और सीलॉम क्या होता है? अगर बीच में कैविटी हो गई तो उसको हम सीलॉम बोल देते हैं। ठीक है, और कैविटी जो फिल होती है एक लिक्विड मटेरियल से, तरल पदार्थ से, ये गुहा जो होता है, गुहा मतलब कैविटी, ये शरीर का जो गुहा है तरल पदार्थ से भरा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या? उसको यहाँ पे आपको ये जो भरा रहता है इस तरह से, इसको कुछ मीजोडेंशिया टाइप ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो पूछता भी नहीं है। ठीक है, मीजोडेंशिया ऐसा टाइप कुछ उसका नाम होता है, तो वो बोलते हैं इसको। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डिप्लोब्लास्टिक है, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कौन सीलोमेट है, कौन असीलोमेट है? देखो, असीलोमेट का मतलब होता है जिसमें सीलॉम, यानी जो वो कैविटी अभी मैं बता रहा था, वो नहीं होती है। और जिनमें होती है उनको या तो सीलोमेट ही बोल देते हैं या फिर यू सीलोमेट बोल देते हैं। तुम्हें पता है यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू, जैसे यू कैरियोट और प्रो कैरियोट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यू कैरियोट का मतलब होता है ना ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू कैरियोट होता है। तो उनको क्या बोल देते हैं? जिनमें की कैविटी होती है, जिनमें सीलोम होता है, उनको हम बोल देते हैं यू सीलोमेट या फिर सिंपल सीलोमेट। इतनी बात आपको समझ में आई? अब ये हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया।
याद करो फिर से। 1969 में R.H. विटेकर ने क्या किया था, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांटे पूरा चाट चुके हैं, अब एनिमेलिया को चाटेंगे पूरा, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांटे थोड़ा सा आसान होता है, एनिमेलिया थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको सिक्वेंशियल मैनर में पढ़ाता जा रहा हूँ, बस आप उस वैसे करते जाइए, आराम से याद हो जाएगा। मैं एक साथ इसीलिए सब कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको। अभी तक सिर्फ आपने ऑर्थ्रोपोडा संघ के बारे में और मोलस्का संघ के बारे में, इन 2 फाइलम्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने। ऑर्थ्रोपोडा में हमने क्या पढ़ा है कि ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, लार्जेस्ट होता है। इसमें जो जीव होते हैं उनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, पैर जुड़े हुए होते हैं, जैसे मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, जैसे कॉकरोच हो गया, जैसे बिच्छू हो गया, तो ये क्रैब हो गया, केकड़ा हो गया, ये सब क्या है, ये जॉइंटेड लेग्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्लास कौन सा होता है, इंसेक्ट्स का क्लास होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी, और इसका आउटर जो स्केलेटन होता है वो कॉम्प्लेक्स सुगर काइटिन का बना होता है। ये इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। और मोलस्का में ये पढ़ा है कि सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है। और इसके एग्जाम्पल पढ़ें, स्क्विड हो गए, स्नेल हो गए, ये एग्जाम्पल पढ़ें। अब एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, पहली बात तो ये 10 हमारे फाइलम होते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर। इनको आपको ये पोरीफेरा, निडेरिया जिसको सीलेंट्रेट के नाम से जानते हैं, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थिस, निमाटोड, एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा और कोर्डेटा, इनको इसी ऑर्डर में याद रखना है। उसके बड़े फ़ायदे हैं अगर ऑर्डर में याद रख ले गए, और उस वैसे ही याद करेंगे आप हम लोग, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो, पोको सिटी में प्लेटें तोड़ रहा है, प्लेटें तोड़ी जा रही हैं, फिर तोड़ रहा है कौन, अन्ना। और अन्ना के बाद, अन्ना से एनालिडा हो गया, ठीक है। क्यों, और एनालिडा के बाद हम लोग मोलस्का याद नहीं करेंगे, ऑर्थ्रोपोडा याद करेंगे, ध्यान रखिएगा, और मोलस्का को नीचे रखेंगे हम लोग, ठीक है। अन्ना क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसे करके कुछ। बाकी को तो फिर नीचे अपने आप याद हो जाएंगे, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा और कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो। कोर्डेटा क्या होते हैं, इनमें जरा बताओ, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसका नाम एन से शुरू होता है, जैसे जो मैमल्स में देखने को मिलता है, जैसे हम ह्यूमंस हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। याद आ रहा है वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो पोको सिटी में प्लेटें तोड़ रहा है अन्ना, क्योंकि उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। मैंने बैच में आई थिंक अलग तरीके से याद करवाया था, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब इसके हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। पॉरीफेरा में पोर्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, नहीं, अभी सिर्फ मोटा मोटा ये जो पोको सिटी होता है, जो पोको सिटी है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो कभी तुमसे अगर पूछ ले, जैसे मान लो तुम कहीं रोड पर जा रहे हो, ठीक है, तुमसे कोई पूछ ले, बताओ इनमें कौन डिप्लोब्लास्टिक, कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक, तुम बस अपने दिमाग में याद रखना, पोको सिटी डिप्लोब्लास्टिक, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही होगा, सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म ही होगा सिर्फ इनमें मीजोडर्म नहीं होगा। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनको छोड़ के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जितने भी हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इतनी चीज़ क्लियर। ये आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक याद हो गया। अब अगर आपसे सीलोमेट और असीलोमेट वाला पूछ ले तो वो कैसे याद कर रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे होते हैं आपके असीलोमेट, ठीक है। यानी इनमें सीलोम देखने को नहीं मिलता है, असीलोमेट होते हैं। जो निमाटोड होता है, जिसको कि हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, ये होता है हमारा स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट यानी इसमें सीलोम तो है लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है, फॉल्स सीलोम। इनमें तो है ही नहीं, इनमें तो है ही नहीं। इसमें क्या है, फॉल्स है, लगता तो है लेकिन एक्चुअल में सीलोम नहीं है। बाकी इसके नीचे वाले सारे क्या हैं, सीलोमेट है। अब क्या है, मुझे आपको अलग से हर एक फाइलम के लिए नहीं पढ़ाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये सीलोम वो सीलोम, तो तुम्हें याद करने की टेंशन कि इसमें सीलोम होगा कि नहीं होगा, ये डिप्लोब्लास्टिक हो, खत्म, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा असीलोमेट कौन सा है, पॉरीफेरा, निडेरिया या सीलेंट्रेट, टीनोफोरा, पोकोसिटी, ठीक है, ये असीलोमेट है। फिर पोकोसिटी के बाद, पोकोसिटी में तो प्लेटें तोड़ रहा है कोई, प्लेटें तोड़ रहा है, तोड़ का मतलब निमाटोडा क्या था, ये ट्रू सीलोम नहीं था, ये स्यूडोसीलोमेट था। इसके ऊपर वालों में है ही नहीं और इसको वालों में सब में है, इसमें लगता है लेकिन है नहीं, ठीक। तो असीलोमेट यानी से सीलोम नहीं है, खत्म। याद हो गया आपको। बताइए अभी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा सीलोमेट और असीलोमेट से तो क्या आप कर पाएंगे,
हैं। और प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में क्या चीज़ें मैं आपको कुछ बता दूं। प्लेटी हेलमिंथिस में बस इतना याद कर लो कि इनकी प्लेट की तरह बॉडी होती है, फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि टेप वर्म हो गया, जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया। प्लेन नाम में ये प्लेन चीज़ क्या होती है, फ्लैट होती है। प्लेनेरिया हो गया। प्लेनेरिया जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, ये फ्री लिविंग होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो, अगर बैच में हो और एफआरबी में, तो पता ही होगा। इस तरह से आंखें होती है और हम दिखाते क्या बोलते हैं, आंख दिखाता है अपशब्द, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास आंखें हैं तो ये फ्रीली लिव कर सकता है, बट ये नहीं होता है। ये क्या होता है, ये पैरासिटिक नेचर का होता है, पैरासाइट परजीवी होता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। प्लैटीहेलमिंथिस फ्लैटफॉर्म। एचिनोडर्मेटा क्या होते हैं, चिनचिनाहट हो रही है, मतलब कि स्पाइनी स्किन है। डर्म का मतलब होता है स्किन, तो इनकी स्पाइनी स्किन होती है, ठीक है। मतलब चुनचुनाहट, ऐसे चुन ऐसे करके याद कर सकते हो। और एचिनोडर्मेटा का एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश, ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। निमैटोड भी बड़ा अच्छा फाइलम है, लेकिन इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, हम आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें राउंड वर्म्स होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं, जो फाइलेरिया तरह का बीमारी करते हैं, वुचेरिया वगैरह, ठीक है। अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे, ठीक। Who among the following was the founder of the Gurjar Pratihar dynasty in the region of Malwa in the 8th century? निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था? सी ककम्बर भी, सी अर्चिन इसी के एग्जाम्पल होते हैं। अभी चलो मैं आगे सभी अब मैं बताऊंगा, बोल रहे हो तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सी ककम्बर्स, सी अर्चिन्स, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सी अर्चिन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कौन था फाउंडर ऑफ द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? ही वॉज नागभट्ट। दंतेदुर्ग किसके फाउंडर थे? ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर थे, राष्ट्रकूट। विंध्या शक्ति किसके फाउंडर थे? वर्कटक डायनेस्टी के फाउंडर थे ये। एंड मिहिर भोज, ये परमार डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ कि एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था चालुक्यास, राष्ट्रकूटास और पाल डायनेस्टी के बीच में, ठीक है। और एक चीज़ और जो याद आ रही थी मुझे, ये बताइए कि कौन सा वाकाटका डायनेस्टी का रूलर था जिसके साथ प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी, और कौन मैत्रक वंश का राजा था, जिसको मैंने बोला था इनसे कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो जो हमारा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये 8th सेंचुरी एडी, लेटर पार्ट ऑफ 8th सेंचुरी एडी यानी 790 एडी के टाइम पे हुआ था। किसके बीच में? पाल, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो कि वेस्टर्न साइड में थे, पाल जो ईस्टर्न साइड में थे, और थोड़ा सा सदर्न साइड में थे आपके राष्ट्रकूट, इनके बीच में हुआ था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मैं वाकाटका के डायनेस्टिक रूलर थे रुद्रसेन दी सेकेंड, और ये थे ध्रुवसेन, ठीक है। सॉरी, ये रुद्रदमन होंगे, ठीक है। एक सेकंड पहले लिख देता हूँ मैं, ध्रुवसेन द सेकेंड। अभी जो ध्रुवसेन द सेकेंड थे मैत्रक वंश, इनकी मित्रता थी जो हम लोगों ने वर्धन डायनेस्टी पढ़ी थी उनके साथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, रुद्रसेन द सेकेंड और ये ध्रुवसेन होंगे उसके मैत्रक के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कर्व शोज अ रिलेशनशिप। और पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल, जिन्होंने ओदांत यूनिवर्सिटी डेवलप करी थी, और धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी डेवलप करी थी उन्होंने, ठीक है। और महिपाल जो थे, महिपाल को हराया था किसने? राजेंद्र चोला वन ने, जिन्होंने फिर गंगईकोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया था। विच कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा वक्र है जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दर्शाता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्राइसेस, चीज़ों के दाम बढ़ जाना, इसी को ही हम इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति बोलते हैं। जैसे कि आज से जो पार्ले जी का पैकेट हो सकता है 5 रुपये का मिलता है, वो आज 10 रुपये का मिलता है, तो उसी चीज़ को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट तो पता ही है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिफरेंट टाइप्स के पढ़े हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल, ये किस तरह का बेरोजगारी होता है ज़रा बताइए, फ्रिक्शनल क्या होता है, डिस्गाइज्ड क्या होता है, साइक्लिकल क्या होता है, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है,
सीजनल क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे देयर इज़ अ स्किल गैप, जो स्किल मार्केट डिमांड कर रहा है और आपके पास वो नहीं है, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बेरोजगारी वो होती है जिसको वॉलेंट्री या फिर सर्च अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानता है, क्योंकि आप अपने इच्छा से अनएम्प्लॉयड हैं, कि आप बेटर प्रॉस्पेक्ट्स चाहते हैं, आप बेटर सैलरी चाहते हैं, आप कोई नेक्स्ट जॉब में स्विच कर रहे हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो वो जो बीच का टाइम पीरियड होता है उस टाइम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। डिस्गाइज्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, लग तो रहा है लोगों के पास रोजगार है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, जैसे कि हमने देखा था एग्रीकल्चर में। साइक्लिकल में क्या होता है, ये रेसेशन के टाइम पे देखने को मिलता है, एक ऐसा आता है मंदी के समय होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है, मंदी, ऐसी एक साइकिल आती है काफ़ी सालों में। एजुकेटेड, ये हमें भारत के अर्बन क्षेत्र में देखने को मिलता है कि लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और सीजनल लोग हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल इंडिया होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक टाइम पे एम्प्लॉयमेंट होता है और एक टाइम पे नहीं होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बीच का रिलेशन बताया था फिलिप्स जी ने। फिलिप्स कर्व ये बोलता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी, तो बेरोजगारी कम होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन है, मतलब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। चीज़ों के दाम इसलिए बढ़ रहे होंगे, या तो लोगों के पास सैलरी बढ़ रही होगी, सैलरी बढ़ेगी तो उन लोगों की डिमांड बढ़ेगी, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरा एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चीज़ों के दाम हो सकता है, बनाने की जो लागत है, हो सकता है पार्ले जी को बनाने की जो लागत है, जो उसमें चीज़ लगती है वो महंगी हो गई हो। कुछ भी कारण हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि गेहूं लगता है, गेहूं मान लेते हैं कि अब बारिश अच्छी नहीं हुई, या फिर पाकिस्तान जैसे देश जो गेहूं की आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रशिया यूक्रेन की वजह से महंगा हो गया, तो उसके दाम बढ़ गए तो कॉस्ट पुश, लोगों के हाथों में सैलरी बढ़ गई तो डिमांड पुल। तो मतलब लोगों के हाथ में सैलरी बढ़ी है, मतलब कि उसके अवध में प्रोडक्शन भी हुआ है, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला होगा। तो ये बोलता है फिलिप्स कर्व, एक तरह से इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन इकोनॉमी स्टैगनेंट पड़ी हुई होती है, रुकी हुई होती है। स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगनेशन, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू स्टैगफ्लेशन। स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का मिक्सचर होता है। इस केस में फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है, जहां पर इन्फ्लेशन तगड़ा होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी तगड़ा होता है, यानी इन्वर्स नहीं, डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है यहाँ पे स्टैग्फ्लेशन में। लैफर्स कर्व ये होता है अमाउंट ऑफ टैक्स और टैक्स रेट के बीच का जो एक रिलेशनशिप है, वो लैफर्स कर्व दिखाता है, कि ये बोलता है कि जिस तरह से आप टैक्स रेट इंक्रीज करते जाओगे तो टैक्स का कलेक्शन, ये टैक्स रेट है मान लो और ये टैक्स का कलेक्शन है, टैक्स रेट बढ़ रही है, कलेक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम टैक्स रेट की बढ़ाओगे लेकिन फिर टैक्स का जो कलेक्शन है वो कम होने लगेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा अगर सारा पैसा टैक्स में ही देना है तो कमाई किस ले रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स का कलेक्शन घटता जाएगा। ये बेल शेप का कर्व होता है, घंटे शेप का कर्व होता है लैफर्स कर्व। लॉरेंस कर्व होता है इनइक्वालिटी को दर्शाता है, इसको इनइक्वालिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। इनइक्वालिटी से रिलेटेड एक कोएफिशिएंट होता है, एक हम बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट को हिंदी में, तो कोएफिशिएंट ये होता है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वालिटी कोएफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि पूरी तरह से समानता है, और इसका मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, पूरी तरह से असमानता है, ठीक है। ये जो कर्व होता है, ये लॉरेंस वाला इनइक्वालिटी वाला, ये कुछ इस तरह से ये लाइन ऑफ इक्वालिटी बोली जाती है, लाइन ऑफ इक्वालिटी, और जो कर्व जितना नीचे बनेगा मतलब उतनी ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है माहौल में। हाउ मेनी कंट्रोल्स ग्लोबली अफेक्ट क्लाइमेट, वैश्विक स्तर पर कितने नियंत्रण जलवायु को प्रभावित करते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? विकास, दीपू, अंजलि, सबका सही है। चलिए भाई, तो अगर हम बात करें क्लाइमेट को कितने कंट्रोल्स अफेक्ट करते हैं, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन नंबर आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया था ना। टोटल 6 होते हैं ये, जितने हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं इंडिया में, जितने भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, उतना ही हमारे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। ये कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। लैटिट्यूड, जिसको हम अक्षांश बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो अक्षांश इक्वेटर के पास में होंगे लैटिट्यूड, वहाँ पे आपको थोड़ा सा
गर्म माहौल मिलेगा, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है, गर्म। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और आप, मुझे ध्रुवों से याद आ रहा है कि मैंने आपसे पूछा था कि पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस कितनी होती है, तो 8 किलोमीटर होती है, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है, एवरेज 13 किलोमीटर। तो लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे, ठीक है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। प्रेशर और विंड सिस्टम हो गया, जो दाब और जो पूरा पवन का जो पूरा सिस्टम होता है, विंड सिस्टम, उसको वो भी इफेक्ट करता है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही विंड चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और विंड किस प्रेशर से किस प्रेशर की ओर चलती है। चौथा होता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, जिसको हम एक कुछ और नाम से भी जानते हैं, जरा बताइए वो क्या नाम है डिस्टेंस फ्रॉम सी को। फिर पांचवा फैक्टर है हमारा ओशन करेंट्स, एंड छठा और लास्ट फैक्टर है रिलीफ फीचर्स। ये इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ओशन करंट के बारे में, यानी कि राहत विशेषताएं, रिलीफ फीचर्स, कि कहाँ पे माउंटेन। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट है। अब ये दोनों सेम ही लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, ये वेस्टर्न घाट की इधर वाली पोजीशन और इधर वाली सेम ही ऑल्टीट्यूड पे होंगी, बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वेट कंडीशंस होती है, और यहाँ ड्राई कंडीशंस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, जो एक तरह का रिलीफ फीचर है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हैं, पर्वतीय वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तो बहुत वेट कंडीशन होती है, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी कंडीशन है, फिर वेट कंडीशन नहीं होती है। तो ये रिलीफ फीचर्स एक डिफरेंस डालते हैं। क्लियर? लैटिट्यूड आपको पता है, ऑल्टीट्यूड पता है, प्रेशर कहाँ से कहाँ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और डिस्टेंस फ्रॉम सी में हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर, दैट इज जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीयता। कॉन्टिनेंटैलिटी क्या चीज़ होती है? कॉन्टिनेंटैलिटी हमने देखा था कि जो सी होता है, जो समुद्र होता है, इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से जो हमारी कोस्ट में, तट में जो शहर स्थित होते हैं, सिटीज़ सिचुएटेड होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप अंदर चले जाइए कॉन्टिनेंट के, जैसे कि कानपुर, दिल्ली जैसे सिटीज़ में, तो गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में बहुत सर्दी, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट, जहाँ पे डायरनल रेंज यानी डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, और रेनफॉल का रेंज भी बहुत ज़्यादा होता है। डेली डायरनल रेंज, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में होते हैं, ठीक है। और कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से ही जो हमारे कई सारे डेजर्ट हैं वो क्रिएट होते हैं। जैसे आपने गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा, जो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। ये जो गोबी डेजर्ट है, विच इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख डेजर्ट हो गया इंडिया में, विच इज़ अगेन अ कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से ही क्रिएट हुए हैं, क्योंकि लद्दाख इतना दूर है, वहाँ तक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस पहुँच ही नहीं पाता, और गोबी तो एकदम इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट पे है। तो ये सब कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से ही डेजर्ट है ये। द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोलॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाई असेंबलेजेस दैट मेनली कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉटरी टाइप्स। अब ये पॉटरी टाइप्स क्या होता है, आयरन एज क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रॉन्ज एज, मतलब वो एज, वो समय अवधि इतिहास में जब लोग ब्रॉन्ज यानी कांसे का इस्तेमाल करते थे। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है, जरा बताइए। और ब्रॉन्ज एज हम किस एज को बोलते हैं? 2500 से लेके 1750 BC, जो हड़प्पन टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस समय फ्लरिश कर रहा था। तो कॉपर और टिन का ये एलॉय होता है, तांबे और टिन का, और ब्रास, कॉपर और जिंक यानी तांबे और जस्ते का होता है। हमें पता है कि इन लोगों को, हड़प्पा वाले लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में, ब्रॉन्ज के टूल्स यूज़ करते थे। इसके बाद आता है वैदिक एज। ये जो वैदिक एज है ये फ्लरिश करता है 1500 से लेके 500 BC तक, जिसमें कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक है 1500 से लेके 1000 BC तक, और लेटर वैदिक है 1000 से लेके रफली 500 या फिर 600 BC तक। आयरन यानी लोहा मिला था हमको लेटर वैदिक में जाके, रफली आप मान सकते हो 1100 BC के टाइम पे, तो उसी को आयरन एज बोलते हैं हम। आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। तो पॉटरी क्या है? पॉटरी इस तरह से ये होती हैं, जिसमें कि लोग अनाज वगैरह रखते होंगे, जो भी मतलब सरप्लस ग्रेन्स प्रोड्यूस होते होंगे उसको, या फिर सजावट के लिए, जैसे आज भी हम पॉटरी का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में पॉट्स इस तरह से रखे होंगे, या फिर पानी के लिए इस्तेमाल करते होंगे आप, तो वो भी हो सकता है उसी के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये पॉटरी है। तो किस तरह की पॉटरी मिलती थी आयरन एज के टाइम पे, ये पूछ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था पेंटेड, ये नॉर्थ एंड ब्लैक एंड रेड, ठीक है, पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर से शुरू हुई थी ये पॉटरी। जैसे ब्रॉन्ज एज खत्म हुआ था, आयरन एज शुरू हुआ था, तो ब्लैक एंड रेड वेयर से शुरू हुआ था, जहाँ पे पॉटरी
काले रंग और लाल रंग की पुती होती थी। देन उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर आया एंड देन उसके बाद नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कायदे से फ्लरिश किया ड्यूरिंग द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। तो दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ 1 and 2। ये आपकी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है पेंटेड ग्रे वेयर। अच्छा, ब्रॉन्ज एज में किस तरह की पॉटरी मिलती थी? ब्रॉन्ज एज में ध्यान रखना ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ऑकरे मतलब मिट्टी कलर का कुछ होता है, ठीक है, ऑकरे कलर्ड पॉटरी मिलती थी। किस टाइम पे? ये आप मान लीजिए वही 2000 BC से लेके 1200 BC, यानी वही टाइम पीरियड हम कंसिडर करेंगे जो कि IVC का टाइम पीरियड था, ठीक है। और इसके बाद जो आती है वो ब्लैक एंड रेड वेयर आती है, उसके बाद पेंटेड ग्रे वेयर और उसके बाद NBPW, ठीक। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर इन द लोकसभा आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस? भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। इनके बारे में चीज़ें समझ लीजिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, ये कौन होते हैं? लोकसभा में आते हैं ये स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और डेप्यूटी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, ठीक है। डेप्यूटी क्या लिख दिया? डेप्यूटी सितंबर, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर। राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन यानी सभापति और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन। ये जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ये आते हैं आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 93 के तहत, और राज्यसभा के आते हैं आर्टिकल नंबर 89 के तहत। इसी आर्टिकल नंबर 89 साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 64 में ये लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, देश का उपराष्ट्रपति होगा, शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। स्पीकर, इसके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि क्या कोई प्रेसिडेंट या फिर कुछ ये बनेगा तो ये भी बन जाएगा? नहीं, इसके लिए सिंपल इलेक्शन होता है। लोकसभा के जो लोग होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट कर देते हैं। जो अभी पहली बार इलेक्शन हुए थे, पहली बार 1946 के बाद जो अभी हम लोगों ने देखा था ओम बिरला स्पीकर, वो हुए, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर, इसको भी अपॉइंट किया जाता है ऐसा इलेक्शन करके, ठीक है। अब ये जो होता है स्पीकर, इसके इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है और डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर फिक्स करता है। ये आज तक एसएससी ने पूछा नहीं है तो इसलिए लिखना मत, बस सुन लो अगर पूछ ले तो। स्पीकर, अब क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं तो फॉर श्योर 2025 का सीजीएल उसके लिए तो पक्का ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी का मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो पुरानी चीज़ें पे थोड़ा फोकस रखता है। अगर अभी थोड़ा सा अवगत होगा तो पूछ सकता है कि स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है? इलेक्शन की जो डेट है वो राष्ट्रपति फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर ही फिक्स करता है। और इनको अगर रेजिग्नेशन देना होता है तो आपस में देते हैं, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देता है, ठीक है। चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये अपना इस्तीफा किसको देगा? डिप्टी चेयरमैन को? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट देता है उपराष्ट्रपति को, नहीं प्रेसिडेंट को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये दोनों और ये सब हाउस के मेंबर होते हैं। ये लोकसभा के मेंबर होंगे दोनों, और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होगा। चेयरमैन ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना लोकसभा का मेंबर। यही कारण है कि क्यों आर्टिकल 108 के तहत जो जॉइंट सीटिंग अभी बता रहा था उसको प्रिसाइड कभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी फैक्ट कभी पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले कभी तो लोकसभा के बाद पहले स्पीकर कौन बने थे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जीवी मावलंकर। मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए अदर दैन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया। तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कब किया? मई 1949 में, मई 1949। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, कब अडॉप्ट किया? तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कब? 22 जुलाई 1947। फिर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया उसको, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया 24 जनवरी 1950 को ही। और उसके अलावा इसने देश के लिए उस समय जब संविधान बन रहा था तो कानून भी बनाए, लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पे भी ये बैठता था। अगर संविधान बनाने के लिए बैठता था तो उसके राष्ट्रपति अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट थे।
और पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे, जरा बताइए? संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के? तो जब लॉ मेकिंग के तौर पे बैठती थी तो जीवी मावलंकर उसको हेड किया करते थे। एम.ए. जो अयंगर हैं, ये पहले डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के। और जरा बताइए राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन? मीरा कुमार की बात करें, शी वॉज द फर्स्ट विमेन स्पीकर, विमेन या फिर फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और सच कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, ठीक है। तो पहले चेयरमैन कौन होंगे? जो पहले वाइस प्रेसिडेंट होंगे, दैट इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, यानी कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? MN राव नहीं भाई, MN राव कहाँ से आंसर दे रहे हो? वो MN जो रॉय थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाने की मांग उन्होंने सबसे पहले उठाई थी 1934 में, जिन्होंने CPI पार्टी को बनाया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1920 में। कहाँ पे बनाया था, जरा बताइए? तो कल मैंने आपसे ये चीज़ बोली थी, पहला ही सवाल था इंटरनेशनल बाउंड्री पे, जरा बताइए कितनी लेंथ मैंने बताई थी इंटरनेशनल बाउंड्री की। और फिर मैंने बताया था कि कल हम लोग कोस्टल बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, तटीय सीमा के बारे में। तो यानी कि जो भी समुद्र से हमारे राज्यों की बाउंड्री लग रही है उसको हम तटीय सीमा बोलते हैं। वो स्टार्ट होती है आपके गुजरात से और एंड होती है यहाँ पे जाके वेस्ट बंगाल पे जाके। मिज़ोरम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं बनाता, तटीय सीमा नहीं बनाता, बिकॉज यहाँ तक बांग्लादेश आता है और यहाँ से म्यांमार शुरू हो जाता है। तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जाता है ये, ठीक। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ 7516 किलोमीटर है, 7516 किलोमीटर, या फिर 6100 किलोमीटर भी है। क्यों? क्योंकि अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को ना जोड़ें और सिर्फ मेन लैंड को ही हम माने, सिर्फ मेन लैंड गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल और लक्षद्वीप और अंडमान को ना माने, तो 6100 किलोमीटर निकल के आएगी। और अगर पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी रख लें तो 7516 किलोमीटर निकल के आएगी। सबसे लंबी किसकी बाउंड्री है, स्टेट या यूटी? ये है अंडमान एंड निकोबार। जिन लोगों ने भी गुजरात आंसर दिया है गलत है। अगर सिर्फ स्टेट पूछता मैं तो गुजरात आंसर होता, ठीक है, स्टेट सिर्फ पूछता। लेकिन गुजरात से भी लंबी कोस्टल बाउंड्री है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। 1962 जब हमने चाइना के साथ वॉर लड़ा था ना, इतनी ही लंबी बाउंड्री है अंडमान निकोबार की। गुजरात की कितनी है? इसकी 1600 किलोमीटर है, देख सकते हैं काफ़ी कम है अंडमान निकोबार से। गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। और कल आई थिंक मैंने वो जो लीस्ट पॉपुलेशन वाले स्टेट थे उसमें अरुणाचल की जगह क्या आंध्रा बोल दिए थे शायद मैंने गलती से, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लेना कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में आपका 3rd नंबर पे अरुणाचल होगा, ना कि आंध्रा, ठीक है। तो गुजरात के बाद आंध्रा एंड देन उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो गैट करके याद कर सकते हैं, GAT, तमिलनाडु, क्लियर। सबसे कम किसकी है, लीस्ट? ये है गोवा की। और इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो हमारी 7 कंट्रीज़ के साथ है, जिसको हमने बचपन में MBA से याद किया था, वो है आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं। और बाकी तो और कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम कोस्टल प्लेन्स को रिकॉल कर सकते हैं, जो तटीय हम लोगों ने मैदान पढ़े थे। गुजरात के इनको क्या बोलते हैं? इसको काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। इनको हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र और गोवा को। कर्नाटक को कन्नड़ कोस्ट बोलते हैं, केरल को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, इसको नॉर्दर्न सरकार, इसको उत्कल प्लेन्स और इसको बैगा कोस्ट। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 5 years, 6 years, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, या फिर नो टेन्योर? राज्यसभा का कितना टेन्योर है? आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गलत, 3rd गलत, 4th सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को लगता है कि 6 साल इसका टेन्योर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, एक स्थायी सदन है, अनलाइक लोकसभा। लोकसभा में क्या है? तो कल हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, जरा आर्टिकल बताइए, रिकॉल करिए। लोकसभा और राज्यसभा के कौन कौन से आर्टिकल मैंने बताए थे? तो सबसे पहली बात हमने देखा था आर्टिकल नंबर 79 में अनुच्छेद 79 में पूरा पार्लियामेंट के बारे में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा एंड प्रेसिडेंट आएगा, ये 3 लोग आएंगे। देन 80 में क्या लिखा हुआ है? 80 में राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है, 81 में लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है। राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 550 हो सकते हैं कितने अभी? 543 है, इसमें कितने अभी? 245 हैं, ठीक है। और लोकसभा को हमने पढ़ा था कि इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं हम, इसको लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। और
अपर हाउस के नाम से जानते हैं। ये इसके डिफरेंट नाम्स हैं। साथ ही साथ कभी कभी इसको हम एल्डर्स हाउस भी बोल देते हैं। रीज़न उसका ये होता है कि इसमें मिनिमम लोकसभा में आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो 25 साल उम्र होनी चाहिए और इसमें 30 साल उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बोला था कि टेन्योर हम कल पढ़ेंगे, तो वो समय आ चुका है। लेकिन उससे पहले लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी और राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? तो लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग हुई थी 17 अप्रैल। पहली बात तो चलो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, 17 अप्रैल 1952 में एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और 13 मई को तो 13 मई को 13 मई को 1952 को इसकी पहली सिटिंग हुई थी। लेकिन एसएससी ने एक बार अभी क्वेश्चन पूछा था कि इसकी पहली सिटिंग कब हुई थी। 13 मई ऑप्शन में ही नहीं था, 17 अप्रैल ऑप्शन में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल 1952। राज्यसभा की भी जो पहली सिटिंग हुई, फर्स्ट सिटिंग, ये कब हुई? 13 मई 1952, 13 मई 1952 को। ये आपको डेट याद रखनी है। अब राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, इसका मतलब ये है कि इसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से खाली नहीं होता है। लोकसभा की बात करें पूरी तरह से एक बार में खाली हो जाता है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा हुई थी। 1953 नहीं होगा, अंजलि सिंघल 1952 होगा, ठीक है 1952। तो लोकसभा में क्या होता है, अभी 17th लोकसभा एक साथ पूरी डिसॉल्व हो गई, एक साथ ही फिर से 18वीं लोकसभा आई, ऐसा होता है। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, वहाँ 1/3 सदस्य 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। इसलिए हर सदस्य का जो कार्यकाल होता है, हर मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, हर मेंबर का टेन्योर। राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता है। लोकसभा में अगर हम बात करें तो लोकसभा के चाहे हाउस ले लो एज सच या फिर उसके मेंबर्स ले लो, उनका कार्यकाल मैक्सिमम 5 साल का होता है, मैक्सिमम है। बाकी मिनिमम तो 13 दिन में भी सरकारें गिरी हैं, 13 महीने में भी गिरी हैं, तो मैक्सिमम 5 साल का। क्वेश्चन ये आता है कि क्या 5 साल से कभी 6 साल भी हो सकता है? क्या हो सकता है? किस केस में? अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कितने साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है? 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में एक साल के लिए। मतलब इसका मतलब होता है कि लोकसभा के टेन्योर को एक्सटेंड करवाने के लिए हाउस से रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। पास हो गया तो 1 साल तक और टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगा। हो गया, अगर नेशनल इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है, अगर फिर से एक्सटेंड करवाना तो फिर से रेजोल्यूशन पास करवा के फिर से 1 साल के लिए किया जा सकता है। तो वो एक बार में 1 साल के लिए, ठीक है। तो लोकसभा का और लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 साल का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, परमानेंट हाउस है, ठीक है। और हमारा अपर हाउस तो है ही, ये आप जानते ही हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। और इसके मेंबर्स का टर्म होता है 6 ईयर्स, 1/3 रिटायर होते रहते हैं आफ्टर। ये दोनों सेम ही मतलब है, इन दोनों चीज़ों के सेम ही मतलब है। और राज्यसभा में हमने क्या पढ़ा था कि 238 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित, और 12 नॉमिनेटेड यानी नामित होते हैं लिसैस में, लिटरेचर साइंस आर्ट एंड सोशल सर्विस में। यहाँ पे क्या मामला होता है? 530 लोग स्टेट से, राज्यों से निकल के आते हैं और 20 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से निकल के आते हैं। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? डीपीएसपी के रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51, कल हम लोगों ने देखा था, 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, वैसे पहले भी हम लोग देख चुके थे। तो इसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसमें एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसमें रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इसमें क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है फॉरनर्स के लिए कि भाई फॉरनर्स आए उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट में आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 46 में क्या है, आर्टिकल नंबर 47 में क्या है। 48 क्योंकि हम कल देख चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री है, 49 भी देख चुके हैं मॉन्यूमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में, 50 भी देख चुके हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की कार्यपालिका और न्यायपालिका की सेपरेशन की बात करता है। 46 में क्या है? 45 हमने देखा था कि वो जो एलडीसी था वो बच्चों की केयर कर रहा है, 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं। 46 में जो SC ST कम्युनिटी है उसके उत्थान के लिए स्टेट को काम करना है, ठीक है। और फिर मैंने देखा था कि इन लोगों को इंटॉक्सिकेंट से हमें प्रिजर्व करना है, तो जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इंटॉक्सिकेंट्स उनका जो कंजम्पशन है उसको प्रोहिबिट करना है। और फिर हमने देखा था किस तरह से 48 से हम एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करके उन लोगों का जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है
उसको रेज कर रहे थे ना, टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15th, विच पार्लियामेंट्री कमेटी कंटेन्स मेंबर्स ओनली फ्रॉम लोकसभा, किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं। चार कमिटीज़ हैं। अब देखो, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं ये दो तरह की होती हैं संसदीय समितियाँ। एक तो जो होती हैं जो टेम्प्रेरी तौर पे होती हैं, टेम्प्रेरी है मतलब टेम्प्रेरी हैं इसका मतलब ये होती हैं कि अस्थाई हैं ये, इनको हम बोलते हैं एड हॉक कमिटी। जो परमानेंट नेचर की होती हैं, जो परमानेंट यानी कि स्थायी समितियां होती हैं, उनको हम स्टैंडिंग कमिटी बोलते हैं। ये टेम्प्रेरी हैं इस नेचर में कि जैसे कुछ काम हुआ तो इनको बना दिया जाएगा, देन उसके बाद इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। स्टैंडिंग क्या है, ये हमेशा स्टैंडिंग में भी एक पर्टिकुलर टाइप होता है स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी। इसमें हमें 3 तरह की कमिटी सिर्फ पढ़नी होती हैं। एक तो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, एस्टिमेट्स कमेटी यानी कि प्राकलन समिति, पूरा लिखेंगे नोट्स में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, आई होप इतना तो लिखना आता ही होगा, और एस्टिमेट्स कमेटी, और एक होती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। अब इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, समानताएं होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलैरिटीज़ ये होती हैं कि इसमें नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, और मैं आपको बता चुका हूँ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में क्या डिफरेंस होता है। इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो सबका 1 साल का होता है, 1 ईयर का। इनको जो मेथड से इलेक्ट किया जाता है, जिस तरह से राज्यसभा और प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वो वैसा ही होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये समानताएं हैं। अलगाव क्या, डिफरेंसेस क्या हैं, उसको दूसरे कलर से लिख देता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में और कुछ और भी समानताएं, जैसे इसमें 22 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें 15 लोकसभा से निकलेंगे और 7 राज्यसभा से निकलेंगे। सेम पब्लिक अंडरटेकिंग में भी होता है, इसमें भी 22 मेंबर हो सकते हैं और 15 + 7 होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमिटी में टोटल 30 मेंबर हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर्स, एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा, नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एस्टीमेट कमिटी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। और एस्टीमेट जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को कि इसको 1921 में बनाया गया था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं आप बताएंगे, उसके थ्रू। और पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया गया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक सेकेंड रुकेगा। ठीक है, तो 1921 में बनाया गया था इसको, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो कमेटी इसमें आपको याद नहीं रखनी है, कोई कमेटी के रिकमेंडेशन पे नहीं बनाया गया था इसको, ये बस 1921 में बनी थी। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड एंड फिलोसोफर किसको बोलते हैं हम, ठीक है, गाइड एंड फिलोसोफर किसको बोलते हैं। एस्टीमेट कमेटी जो प्राक्कलन समिति, जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा से ही आ रहे हैं, इस एस्टीमेट कमेटी को बनाया गया था जो देश के पहले रेल मिनिस्टर थे जॉन मताई जी, उनके रिकमेंडेशन पे, इनके नाम की एक मतलब इनके चेयरमैनशिप पे कमेटी बनी थी, जिसने कि रिकमेंड किया था इस तरह से कमेटी होनी चाहिए। और ये जो कमेटी को बनाया गया था, एस्टीमेट कमेटी को, सबसे पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूँ 1950 में, 1950 में। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को बनाया गया था कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको 1964 में बनाया गया था। गाइड एंड फिलोसोफर किसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को, कैग को, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 के बीच में दिया हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और रूल्स कमेटी, इनका हेड लोकसभा का स्पीकर ही होता है। ठीक है, और एक चीज़ कि इनका जो अध्यक्ष होगा, जो चेयरमैन, वो कौन अपॉइंट करेगा, जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, वो अपॉइंट करता है, जैसे यूजुअली लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है इसमें। ठीक है, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में ये है कि इसका जो चेयरमैन है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, वो सिर्फ लोकसभा से ही हो सकता है। ठीक है, तो यूजुअली आपसे यही पूछेगा कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी थी और एस्टीमेट कमेटी कब बनी, जो कि यहाँ पे मैंने हम लोगों ने डील कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, कौन सा है जो दूध को दही में बदल देता है बैक्टीरिया।
यस 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 यस, विराट शिवम ने देखो कितना अच्छा लिखा है। ही सेड ईयर ऑफ डिवाइड, मैं समझ गया शिवम ने क्या लिखा है। शिवम ने इस ईयर को ईयर ऑफ डिवाइड बोला है, एंड इट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज हमने पढ़ा है 1921 ईयर ऑफ डिवाइड इस सेंस में कि पहले जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत स्टैगनेंट थी, रुकी हुई थी, इसके बाद हम लोग रुके नहीं और हमने खूब बढ़ाई। हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट हमें कब देखने को मिली? 1971 में। और यहाँ पे मैंने कुछ एक और चीज़ भी पूछी थी, आई थिंक दिमाग से निकल रही है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, तो कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है हमारे? तो बैक्टीरिया के पहले तो हमें वो याद रखना है, वो मतलब उसका जो साइज़ होता है, हमने देखा था कितना होता है, रफली 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, मैंने आपको इस तरह से याद कराया था। इसका दुगना जो होता है वो आरबीसी का डायमीटर होता है। जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है आरबीसी, ठीक है, जो कि बाई कॉनकेव शेप की होती है, डिस्क शेप की, उसका जो साइज़ होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो रफली 8 माइक्रोमीटर का होता है। बैक्टीरिया का 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिन की बनी होती है। इसका जो आउटर कवरिंग है, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, जो स्लाइम लेयर होती है, कैसी लेयर होती है? स्लाइम लेयर होती है। इसका जो अपेंडेज होता है, तो हमने देखा तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ये होता है हमारा बेजल बॉडी, ठीक है। देन यहाँ पे एक होता है हमारा टेल, ठीक है, जिसको टेल या फिर फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी इस तरह से बेजल बॉडी, ये होता है हमारा यहाँ पे फिलामेंट, और इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो होता है हमारा हुक। ये क्या होता है? बैक्टीरिया फ्लैगेला का स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज इट इज़ बैक्टीरिया का फ्लैगेला, उसका स्ट्रक्चर है। और हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल होती है वो किस नेचर की होती है? वो प्रोकैरियोटिक नेचर की होती है, यानी इसमें ट्रू आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको आप ये समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, जो हमने देखा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी कई सारे हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो डिफरेंट यूजेस में आते हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे कि कुछ और गुड बैक्टीरिया की बात करें तो हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये होता है कि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन ही है, 78% है। ऑक्सीजन कितनी ज़रा बताइए। लेकिन ये नाइट्रोजन हमारी जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, कि जो पत्ती हैं नाइट्रोजन को ले लेंगी और डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगी। तभी तो हमें खाद डालनी पड़ती है जिसमें कि मेनली नाइट्रोजन होती है। अगर डायरेक्टली यूज़ कर लेते तो हमें खाद की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन आपने देखा होगा दाल वगैरह जो होती हैं, जिनको कि हम दाल, और जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं उनमें हमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं उसमें कुछ बैक्टीरिया बैठे होते हैं जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और सॉइल में मिला देते हैं, जिसको डायरेक्टली प्लांट यूज़ कर लेते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया, एजोबैक्टर हो गया, और क्लॉस्ट्रीडियम हो गया। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से इसको कंफ्यूज मत करिए। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से टेटनस नाम की जो बीमारी होती है वो होती है। तो ये सब क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ऐसे ही जो हमारे पेप्टिक अल्सर होते हैं, ठीक है, जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, जो पेट के छाले जिसको हम बोलते हैं, वो किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? जो एक्ने हो जाते हैं मुहासे, वो किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं? ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे अल्सर्स होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलरी की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलरी। और एक्ने होते हैं स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। और बैक्टीरियल बीमारियों के अगेंस्ट में ही बनाई जाती हैं क्या? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स सिर्फ जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उसी के अगेंस्ट में वो करती हैं। और सबसे हमारी पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? दैट वाज पेनिसिलिन। इसको कि किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट में एक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होती है जो हमने देखा, उस सेल वॉल को बनने ही नहीं देता ये एंटीबायोटिक्स। लेकिन जो हमारे वायरसेस होते हैं उनकी तो सेल वॉल ही नहीं होती है, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन मेथड ही नहीं होता जो बैक्टीरिया का होता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स वर्क ही नहीं करती उनके अगेंस्ट। और वायरस को क्या हम बोलते हैं? वायरस हमारे सेमी लिविंग टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि ये आउटर में मतलब बाहर रहेंगी, होस्ट सेल के बाहर रहेंगी, तो ये नॉन लिविंग नेचर की होती हैं। जैसे इनको होस्ट सेल मिलती है कोई, तो ये रेप्लिकेट करना, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी लिविंग नेचर दिखाने लगते हैं ये,
ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही एंटिटी होती है ये, और ऑक्सीजन हमारी 21% होती है। अगला क्वेश्चन है, और बाकी तो यार आपको पता होंगे, नहीं तो हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे कि आपका ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो टीबी की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना? यस, इसको फंगस की हेल्प से बनाया गया था, जो पेनिसिलियम नाम का फंगस था उससे पेनिसिलिन को बनाया गया था ना। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो ख़त्म कर दिए थे, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये दो चीज़ें, बस दो एक्सेप्शन थे, दो अपवाद थे। जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने इन दो चीज़ों को भी ख़त्म कर दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी कि प्रशासनिक संस्था बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, और इसके जो कमर्शियल फंक्शंस थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। 1853 ने ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया था, प्लस 1833 ने और क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था, जैसे कि जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, और किस पर्टिकुलर एक्ट ने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था? 1858 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोजीशन क्रिएट की गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बनाया गया था। पहला वॉइस रॉय कौन बना था? कैनिंग बना था। इसके बाद एक पील कमीशन, इसी टाइम पे पील कमीशन यानी पील आयोग का भी गठन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ही अबॉलिश कर दिया गया था। 1833 ने तो उसके सिर्फ कमर्शियल फंक्शन को अबॉलिश किया था। 1858 ने ड्यू टू 1857 का रिवोल्ट उसने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। और 1813 का हमने क्या पढ़ा था इसमें? 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसने एक तो 1,00,000 रुपये इंडियन एजुकेशन में स्पेंड होने के लिए अलग से निकाले थे, प्लस जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको यहाँ पे उसने अलाउ किया था कि आप यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को जाके प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में जाके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो गवर्नर के रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 153 से लेकर 162 के बीच में दिया हुआ है। ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, येस इट इज़ ट्रू। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, येस। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 साल चाहिए होता है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स, ये गलत है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल नंबर 156 में, ठीक है। ये हैं आपके गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स। 153 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात करता है कि एक तरह से ये गवर्नर होगा हर स्टेट में। फिर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो स्टेट की होती हैं वो गवर्नर के हाथ में होंगी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा गवर्नर की नियुक्ति, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और ज़रा कमेंट में ये बताइए कि ये किस तरह का फीचर है, ये एक फेडरल फीचर है या फिर यूनिटरी फीचर है? 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस दिए हुए हैं, इसमें 3 क्लॉजेज हैं। जो पहला क्लॉज है ये बोलता है कि ही सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा क्या बोलता है, इसको अगर रेजिग्नेशन देना है तो रिज़ाइन किसको देगा? अपना प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है, राष्ट्रपति को अपना जो है रेजिग्नेशन देगा। और जो तीसरा इसका क्लॉज है दैट टॉक्स अबाउट इट्स टर्म, इसका टर्म कितना होगा? 5 साल का, ठीक है। टर्म इसका होगा 5 ईयर्स का। इसी वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, 6 साल का नहीं होता है। क्लियर इतनी चीज़? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा, नॉट इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट। 158 हम पढ़ चुके हैं, इट टॉक्स अबाउट द कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? तो पहला क्लॉज तो ये बोलता है क्या कंडीशन है कि ये कोई एमपी और एमएलए नहीं हो सकता है, सांसद और विधायक को गवर्नर कहीं का अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। जो दूसरा क्लॉज है ये बोलता है कि जो गवर्नर है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है, यानी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। तीसरा चीज़ बोलता है, जो हमारा तीसरा क्लॉज है दैट टॉक्स अबाउट कि एमोल्यूमेंट्स जो हैं इसके कौन डिसाइड करेगा कितना भत्ता मिलेगा? ये पार्लियामेंट, देश की जो संसद है वो डिसाइड करेगी। एंड जो चौथा क्लॉज है, चौथा नहीं है इसमें, चौथा नहीं है, 3A है, 3A है। अब 3A है तो मतलब इसको अमेंडमेंट से जोड़ा होगा। कमेंट में आप बताएंगे कौन सा अमेंडमेंट से जोड़ा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स
का गवर्नर के तौर पे सर्व कर रहा है, तो उसका जो एमोल्यूमेंट है, अलाउंस है, वो कौन सा स्टेट कितना देगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, ठीक है, पिछले लेक्चर से हम देख चुके हैं। और ये चीज़ कि कोई एक जो गवर्नर है वो मल्टीपल स्टेट का एक कॉमन गवर्नर के तौर पे ऐड कर सकता है, इस चीज़ को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो ऑब्वियस से बात है, इस प्रोविजन को भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था। ठीक, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, करेवा आर फाउंड इन, करेवा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कश्मीर हिमालयास, सिक्किम हिमालयास, नेपाल या फिर कुमाऊं हिमालयास। नाउ कल हम लोगों ने हिमालयास के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, पहले वो हम रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, तो कश्मीर हिमालयास के बारे में हमने कल क्या क्या पढ़ा था कि पहली बात तो ये एक यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी नवीन वलित पर्वत हैं ये। प्लस हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से, जहाँ पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, बीच में टेथीस सी था। डिफरेंट स्टेजेस में कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से डिफरेंट माउंटेन रेंजेस इसमें निकल के आई थी, जिसमें कि सबसे पहले थी हमारी ट्रांस हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, ट्रांस देन ग्रेट, यहाँ पे कर देते हैं ट्रांस हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, देन मिडिल हिमालय, देन शिवालिक। ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा था, डिफरेंट तरह के हमारे ग्लेशियर्स हैं। यहाँ पे K2 है जो कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। देन यहाँ पे आते हैं, ये हमारा ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, जिसको कि हम इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, जिनको कि हम लेसर हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। पीर पंजाल के नाम से कश्मीर में जानते हैं, धौलाधर के नाम से हिमाचल में जानते हैं, और उत्तराखंड में नाग तिब्बा के नाम से जानते हैं। और जो शिवालिक होता है, जो शिवालिक है, इसको हम आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रेट देन मिडिल देन शिवालिक। ठीक, और ये शिवालिक जो है एब्सेंट हो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाके, और इनकी जगह कौन ले लेते हैं ये आप बताएंगे। फिर हमने देखा था कि मिडिल और लेसर के बीच, मिडिल और शिवालिक के बीच में, फिर लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में हमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती है, जिनको हम दून्स के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। अच्छा, ये काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार क्या है? तो जो मैंने आपको ट्रांस हिमालय कल पढ़ाया था, उसमें 3 माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। ट्रांस के अंदर 3 देखने को मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ये ऑर्डर में आपको याद रखना है कि पहले काराकोरम है, देन लद्दाख है, देन जंस्कार है। ठीक है, इसके बाद आएगा ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, जिसमें कि हमें ये पढ़ना है कि किन रिवर के बीच में जो रीजन है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इंडस रिवर और सतलज के बीच का रीजन है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं, IPS। ठीक है, IPS, इंडस और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय है। IPS यानी इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं। ठीक है, कैसे काली कैसे कुमाऊं ऐसे याद कर सकते हैं। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। ठीक, अभी जो करेवा होते हैं ये सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स होते हैं, जिनको कि हम ग्लेशियल, क्योंकि ग्लेशियर की वजह से डिपॉजिट्स बनते हैं, या फिर लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फेवरेबल होते हैं फॉर दी ज़ैफ़रॉन, जो कि एक लोकल वैरायटी ऑफ सैफ़रॉन यानी केसर की एक लोकल वैरायटी है कश्मीर में। और ऑब्वियस सी बात है, फिर कहाँ पे होगा? कश्मीर हिमालयाज में करेवास। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में शिवालिक एब्सेंट हो जाते हैं, और इनकी जगह कौन ले लेते हैं? दुआर्स। कमेंट में आप बताएंगे कि हिमालय का कोर किसका बना हुआ है, और हिमालय की जो फोल्डिंग्स हैं ग्रेट हिमालय की, वो सिमेट्रिकल हैं या फिर एसिमेट्रिकल है नेचर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्कन पठार की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो कोर बना होता है हिमालय का, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, कोर ऑफ हिमालयस। एंड जो फोल्डिंग्स होती हैं वो एसिमेट्रिकल नेचर की होती हैं ग्रेट हिमालय की।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटो, दक्कन पठार की काली मिट्टी में निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है, किस चीज़ की कमी होती है? तो ये लाइम भी होता है, आयरन भी होता है, एल्यूमिना भी होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस भी होता है, बट पोटाश नहीं होता है। तो हमारी डिफरेंट तरह की सॉइल्स होती हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आती है हमारी एलुवियल सॉइल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये दो तरह की होती है, नई और पुरानी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, न्यू और ओल्ड। एक्चुअल में जो शिवालिक है, शिवालिक के नीचे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसको हम बोलते हैं नदर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तर के मैदान, ठीक है। ये नदर्न प्लेन्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस तरह से। पहला बेल्ट होता है भाबर, जो कि एक नैरो बेल्ट होता है 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक का। देन भाबर के बाद होता है तराई बेल्ट। देन तराई के बाद होता है यहाँ पे एलुवियल फ्लड प्लेन्स, यानी बाढ़ का क्षेत्र, जिसमें कि हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है एलुवियल, जलोढ़। नई वाली को हम क्या बोलते हैं? नई वाली को बोलते हैं खादर, जो कि अच्छी मानी जाती है, और ओल्ड वाले को बोलते हैं भांगर, जो कि थोड़ी सी बेकार मानी जाती है। और वैसे कंकड़ तो दोनों में ही होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करके रखती है इंडिया में, रफली 40 से लेकर 42% इंडिया का जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल से ही आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पे देखने को मिलेगी जलोढ़ मिट्टी, प्लस जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के जो डेल्टा है यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। देन इसके बाद आती है हमारी रेड सॉइल, जो सबसे ज़्यादा मिलती है 18% एरिया में, 18% में। ये रेड क्यों होता है पूछता है ये रेड होता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से, ये भी आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो रेन डेफिसिट एरिया होते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेट्यू में। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नर्मदा रिवर है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नर्मदा रिवर है इस तरह से, जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे फिर गल्फ ऑफ खंबाट में जाके गिर जाती है। ये जो पूरा है, ये एरिया जो डॉटेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ये होता है हमारा केंद्रीय उच्च भूमि, दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार बोलते हैं, जो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप में। तो इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात वाला हिस्सा है, यहाँ पे मिलती है हमें ब्लैक सॉइल, जो 15% एरिया इंडिया को ऑक्यूपाई करके रखती है, और इसको हम जानते हैं रेगर के नाम से। ये ब्लैक सॉइल बहुत ही फेवरेबल होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, जिसको कि कितने फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट रहती है? 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है किस पर्टिकुलर क्रॉप को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉटन, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगर के नाम से जानते हैं, प्लस ये काफ़ी इम्परमिएबल नेचर की सॉइल होती है। इम्परमिएबल यानी कि वाटर जल्दी से नीचे परकुलेट नहीं करता है, इसी वजह से ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है जब इसमें पानी पड़ता है, और सूखी हो जाती है, क्रैक्स डेवलप कर लेती है जब ड्राई होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्व जुताई की जो विशेषता होती है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक यही होती है। जब वेट होती है तो स्टिकी हो जाती है, और जब ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इंडिया की जितनी भी सॉयल हैं उसमें आपको ह्यूमस, जो कि एक डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, जिसको कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल भी बोलते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और एलुवियल सॉयल में भी, जलोढ़ मिट्टी में भी पोटैश की मात्रा बहुत कम होती है, फिर ना के बराबर होती है। इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटैश। याद कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि जो आप सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे फॉस्फोरस होगा, ठीक है। कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे? ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे जैसे कि मुझे तुरंत याद आ गया कि भाई फॉस्फोरस होगा, पोटैश नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे इसको याद कर रखा है कि जैसे मान लो जो हमारी मैचस्टिक्स हैं, मैचस्टिक्स में हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। तो अगर मान लो कि भाई फॉस्फोरस इतना ही रिच होता है हमारी इंडियन सॉइल्स में, तो हर कोई फॉस्फोरस से वो फिर बनाने लगता, क्या बोलते हैं, जो मैचस्टिक्स हैं, है ना। तो हर कोई बनाने लगता, तो फिर मैचस्टिक्स दुकानों में बिकती ही ना। तो इस तरह से आप इस लॉजिक से इसको याद रख सकते हैं कि फॉस्फोरस में पुअर है। यहाँ पे वही पूछा ना, लैक्स, हाँ ठीक है। तो फॉस्फोरस में पुअर हैं, लाइम, आयरन, एल्यूमिनिया इसमें वो रिच हैं। इसी तरह एलुवियल सॉयल भी अगर हम बात करें तो इट इज़ रिच इन पोटैश, पोटैश में रिच है, बट पुअर इन फॉस्फोरस। पुअर किस में है? फॉस्फोरस में है ये पुअर, ठीक है। चलिए अब आता है हमारा करंट अफेयर शॉर्ट का टाइम, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाँ मैंने लिख दिया, खादर न्यूज़ एंड ओल्ड भांगर होती है आपकी। भाबर से कंफ्यूज मत करना, भाबर एक पूरा बेल्ट होता है। इंडियाज़ रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक रैंकिंग है जिससे कि ये पता चलता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पासपोर्ट पावरफुल का मतलब ये होता है कि आप बिना वहाँ पे मतलब इस तरह से वीज़ा रिक्वायरमेंट्स के वहाँ पे जा सकते हैं। ये होता है कि कितना आपका स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इंडिया का
जो रैंक है वो 80। दैट डजेंट मीन कि हम 80 देशों में बिना इस तरह से वीज़ा के जा सकते हैं। मेन ये होता है, मतलब एक कॉमन पासपोर्ट के साथ इस तरह से जा सकते हैं। मेन ये होता है कि रैंक कितनी है। वैसे तो आई थिंक कुछ इससे कम ही देश हैं, आई थिंक 56 ऐसे नंबर ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग इस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसमें टॉप किसने किया फर्स्ट? वैसे तो टॉप पे हमेशा जापान रहता था, लेकिन अभी 2023 में सिंगापुर ने जो है पछाड़ दिया जापान को। और सेकंड नंबर पे कोई ऐसा एक कंट्री नहीं रहा, 5 कंट्री रही हैं सेकंड नंबर पे, तो हमें वो सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, सिंगापुर। And the last question is that who has been appointed as the new Director General of RPF, that is Railway Protection Force? राकेश पाल, मनोज यादव, उपेंद्र द्विवेदी या फिर मनोज नरवाने? तो ये तो हमारे आर्मी के पुराने चीफ थे। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे मनोज यादव। ठीक है, ये मत समझना कि मैं स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यही उनकी स्पेलिंग है नाम की, मनोज यादव। और राकेश पाल जी की अगर बात करें तो ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, दैट इज़ ICG, भारतीय तट रक्षक, इसके DG अपॉइंट किए गए हैं। जरा कमेंट में आप बताएंगे कि ICG इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन को? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं जब हम वेटलैंड्स डे, आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट करते हैं उसके जस्ट एक दिन पहले, एंड दैट इज़ 1 फरवरी, 1 फेब को। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बाकी नोट्स आपको पता है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग अवेलेबल हैं, पार्ट PYQ पार्ट 4 PDF कोर्स में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे मैंने पढ़ाया आपको जो PPT से, उसका पूरा PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी FRBs की प्लेलिस्ट है, क्वेरी नंबर है। थैंक यू। बाकी आप लोगों को क्या कैसा स्कोर रहा ये भी ज़रा बताइए कॉमेंट में सभी लोग। 1 फेब सबका सही है। भगत सिंह की एज क्या थी जब उनको फांसी मिली? 23 थी, 23 साल। ठीक है, तो चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल इन द सेम टाइम। थैंक यू। सर इंग्लिश नोट्स 10:30 पे अपलोड होते हैं, रिवाइज कब करें? तो भाई यार इतना आसानी से तो नोट्स बन नहीं जाते हैं कि फूक मारी नोट्स बन गए। ठीक है, टाइम लगता है नोट्स बनने में। या तो पेन एंड पेपर पे लिखे जाएं तो तुरंत बन जाएंगे, अच्छे भी चाहिए, कोई मिस्टेक भी ना हो। ठीक है, तो और सारी चीज़ें तो फिर एक साथ नहीं हो सकती ना, क्योंकि अब जैसे बनते हैं फिर वो चेक होते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। ठीक है, तो इस वजह से वो टाइम लग जाता है। सर पॉकेट वीटो कभी हुआ है? हाँ हुआ है पॉकेट वीटो। इंडियन ये पोस्टल बिल था। ठीक है, इंडियन पोस्टल बिल था जिसको कि जाकिर हुसैन जी ने पॉकेट कर लिया था। ठीक है, उन्होंने पॉकेट कर लिया था, सॉरी क्या हुआ, जाकिर हुसैन बोल रहा हूँ, ज्ञानी जैल सिंह ने उसको पॉकेट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो हमारा ये क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस बिल था, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल था, इसमें पॉकेट वीटो यूज़ किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। और वो पॉकेट होके अभी भी उनकी पॉकेट में पड़े हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट की पॉकेट में, और आज तक पास नहीं हो पाया वो बिल। ठीक है, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल इन द सेम टाइम। और किसी कोई डाउट तो नहीं है?